नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग क्यों करी जाती है और कस्टमर रिटेंशन क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मार्केटिंग का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स, जिसमें आपके प्रमोशन मिक्स कई एलिमेंट्स होते हैं। आपका सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये सब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सब एक साथ कवर कर लेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए सबके। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं आखिरकार कस्टमर रिटेंशन क्या होता है। तो देखिए, कस्टमर रिटेंशन मतलब कस्टमर को बनाए रखना। सो कस्टमर रिटेंशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विदहोल्ड इट्स कस्टमर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी एक ब्रांड है, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक कंपनी है, वो कस्टमर को चाहती है कि हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जुड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बना रहे। उसको ही हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। इट इनकम्पेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिड्यूस द कस्टमर्स डिफेक्शन रेट्स ऑफ बिजनेस। हायर कस्टमर रिटेंशन रेट मीन्स that companies are able to retain their customers for a long time. It increases the overall profitability of the business by making less effort. अब देखिए कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और लेस एफर्ट्स मतलब कम से कम एफर्ट्स लगाने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? कस्टमर अगर आपका बना हुआ है, अगर आपका कस्टमर लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके पास बना है, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका क्या होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको किसी भी तरह की मार्केटिंग या आपको किसी भी तरह के प्रमोशन में आपको पैसे नहीं खर्च करने। आपका कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा, तो आपका मार्केटिंग और प्रमोशन का खर्चा यहाँ पर बचता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो कस्टमर आपका बना हुआ है वो और भी लोगों को रेफ़र करता है। आपके प्रोडक्ट्स अगर उसको अच्छे लग रहे हैं तो वो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में और अपना जो भी उसका सर्कल है वहाँ पर वो आपके प्रोडक्ट्स को शेयर करता है या रेफ़र करता है, तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके कस्टमर रिटेंशन के। कस्टमर रिटेंशन रेट इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स कंपनी इज एबल टू कीप टिल द एंड इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स इट हैड एट स्टार्टिंग ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस पीरियड। सपोज मान लीजिए कोई सी भी कंपनी ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और स्टार्टिंग में जब किया तो पता चला कि वहाँ पर हमारे 10 कस्टमर थे फर्स्ट डे जब प्रोडक्ट आया, और लास्ट तक जब तक प्रोडक्ट इनका चल रहा था तो उसमें से 2 कस्टमर ऐसे थे जो बार बार आते थे, सिर्फ और सिर्फ वही परचेज़ करते थे, हर बार वही परचेज़ करते थे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज हमारा कस्टमर है या कितना परसेंट हमारा कस्टमर है जो हमारे पास बना हुआ है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। The main aim of customer retention programs and activities is to ensure that customers may continue to buy the company products and services for the long term. मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कस्टमर रिटेंशन का मतलब भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक आपके साथ जुड़ा रहे। हर बार आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें वो आप पर ही भरोसा करे, आपका ही प्रोडक्ट परचेज करे। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द बिजनेस सो दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड। सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जा सकती है, कस्टमर आपका आखिरी समय तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। इट पेज अटेंशन टू द नीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस टू सर्व देम बेटर। अब क्या होता है, हमारा जो कस्टमर बना हुआ है अब हम उस पर फोकस करते हैं, इसको क्या चाहिए, इसकी क्या नीड्स हैं, उसको जो जो चाहिए हम उसको कोशिश करते हैं उसको और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। द कस्टमर रिटेंशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द मोमेंट द कस्टमर फर्स्ट इंटरेक्ट्स विद बिजनेस एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द बिजनेस। समझ गए आप कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रमोशनल एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एज इफ द कंपनी इज एबल टू रिटेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर देन इट विल नॉट टारगेट मच ऑन न्यू कस्टमर्स। उनको पता है कि हमारा ये कस्टमर आएगा ही आएगा। आप सिंपल सा एक मोबाइल फ़ोन कंपनी का नाम लेते हैं, एप्पल। एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, अपने आईफोन हो गए, आईमैक हो गए, एप्पल वॉच हो गई, आईपॉड हो गए, एयरपॉड्स हो गए, जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है आप देखिए उसका कस्टमर कहीं नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं जाता है। आईफोन 10 आया, आईफोन 11 आया, आईफोन 12 आया, अब आगे जो भी लॉन्च होगा हो सकता है वो उसको छोड़कर दोबारा जो आईफोन 13 आएगा तो उस पर जाएगा। उसका कस्टमर बना हुआ है, वो प्रमोशन करे चाहे ना करे उसके पास कस्टमर आना ही आना है। इसी को हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। अब बात करते हैं कि आखिर इसका क्या नेचर होता है। कस्टमर रिटेंशन का नेचर देखिए, पहला है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर रिटेंशन
is a customer centric approach which aims at strengthening business relation with its client. customer centric मतलब कि कस्टमर की तरफ पूरी तरह से अप्रोच. It ensures that customers are treated fairly by organization via offering them quality services. Business should not only focus on profit maximization by ignoring the interests of its present customers. They should be treated in such a way that leads to develop long-term relationship with them. तो सीधी सी बात है, पूरी तरह से फोकस किया जाता है कस्टमर पर. ठीक है, जब कस्टमर पर आप फोकस करेंगे, उसको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है कस्टमर आपसे ज़्यादा समय के लिए जुड़ेगा. इकोनॉमिकल, अब सिंपल सी बात है, आपका कस्टमर जुड़ा हुआ है, आपको कुछ खर्चा ही नहीं करना है, ना कोई प्रमोशन करना है, ना कोई एडवर्टीजमेंट करना है, ना किसी तरह की मार्केटिंग करनी. आपके पास आपका कस्टमर आएगा ही आएगा. अभी जैसे एग्जांपल बताया आईफोन का, उसके पास उसका कस्टमर आएगा ही आएगा, वो प्रमोशन करे चाहे ना करे. तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है. जो कस्टमर रिटेंशन होता है, ये इकोनॉमिक, हम किसकी बात कर रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन के नेचर की, किस तरह का होता है. कस्टमर सेंट्रिक होता है, इकोनॉमिकल होता है, कंसिस्टेंट होता है. अब इकोनॉमिकल में देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन इज मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स. इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक of maintaining a customer base by organization as revealed by several researchers in past. Companies focusing on customer retention are not required to run wide marketing campaigns for attracting new customers. कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नया कस्टमर आएगा, हम उसके प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग पे जितना खर्चा करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हमारा जो ऑलरेडी कस्टमर बना हुआ है वो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लेगा, वहाँ से हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. It saves large marketing cost of company as acquiring new clients may cost 5 to 25% more to an enterprise in comparison to existing customers. पता ही है, सीधी सी बात है, ज़्यादा खर्चा होगा मार्केटिंग में. तो ये एक इकोनॉमिकल होता है. कंसिस्टेंट देखिए क्या है, कस्टमर रिटेंशन इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय कंपनी रेगुलरली फॉर मेंटेनिंग अ लॉयल कस्टमर बेस. इन ऑर्डर टू रिटेन क्लाइंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, organization should serve them with utmost care as long as they continue purchasing with brands. Customer engage with brand as long as they get better shopping experience, otherwise shift to other brands in market. अब देखिए, कस्टमर रिटेंशन का जो नेचर है, ये थर्ड टाइप है हमारा कंसिस्टेंट. अब हो सकता है आपके एग्जाम में आप बोलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. हो सकता है कि 4-5 आपको ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें से क्या है कस्टमर रिटेंशन का नेचर, तो आपको पता होना चाहिए. तो कंसिस्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है अपने कस्टमर के साथ, उसको बस सिर्फ क्या करना होता है, बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है. कोशिश करना होता है कि वो कस्टमर हमारे साथ बना रहे, किसी और कंपनी की तरफ स्विच ना करे, वो हमेशा अपने ब्रांड के साथ बना रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा जुड़ा रहे. उसको जितना मैक्सिमम आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जितना अपने आप कस्टमर का ध्यान रखेंगे, उतना ही वो आपके साथ बना रहेगा. अगला आता है बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इमेज. ऑब्वियस है, कस्टमर अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनती है आपके ब्रांड की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके कंपनी की, आपकी फर्म की. वो क्या होता है, वो इमेज जब बनती है तो वो बाहर जाके 10 लोगों को बताता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं. तो क्या हुआ, इट इज़ एन इफेक्टिव टूल अवेलेबल विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इमेज अमंग कस्टमर्स. Organization that treat their clients properly have more chances of engaging customers with them for longer term. सीधी सी बात है, आप जितने अच्छे से अपने कस्टमर को ट्रीट करेंगे, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जुड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेगा. दिस कॉन्सेप्ट पेज अटेंशन ऑन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, मेकिंग देम मोर सेटिस्फाइड. न्यू ऑडियंस गेट्स easily attracted to such brands that run customer loyalty programs. आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स. कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और फिर बताते हैं अपने नए कस्टमर्स को, देखिए ये हमारे पुराने कस्टमर्स का फीडबैक है, आप फीडबैक देखिए और उसके बाद आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करिए. तो क्या होता है, जो कस्टमर जाता है, देखता है फीडबैक कि हाँ लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है, तो ऑब्वियस है वो उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा. कंपनीज आर एबल टू एनहेंस देयर पोजीशन इन मार्केट बाय सर्विंग कस्टमर्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे. हायर प्रॉफिट्स, ये इसका 5वां नेचर है. किसका, कस्टमर रिटेंशन का. हायर प्रॉफिट्स. अब हायर प्रॉफिट्स क्यों होगा, अरे भाई जब आपका कस्टमर ऑलरेडी बना ही हुआ है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कस्टमर आपके पास ही आएगा, आपके पास ही आएगा और किसी भी दूसरी जगह नहीं जाएगा. आपका एक लॉयल कस्टमर है, आपका वफादार कस्टमर है, वो आप ही के पास आएगा, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा. तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. वो खरीदेगा, 10 लोगों को बताएगा कि ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, ये अच्छा है, तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा. तो ये 5वां है आपका
नेचर किसका? कस्टमर रिटेंशन का नेचर। हायर प्रॉफिट्स, कस्टमर रिटेंशन हैज़ एन इफेक्टिव रोल इन रेजिंग द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ कंपनीज। Businesses, by adopting this concept, are able to hold on their customers for a longer period and develops a sense of loyalty among them. Loyal customers make frequent and repetitive purchases with the brand. लॉयल कस्टमर है, बार बार खरीदेगा, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। दे एक्सप्लोर मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ कंपनी एंड आर इवन एबल टू पे प्रीमियम फॉर देम वंस दे आर सेटिस्फाइड विद दियर ब्रांड सर्विसेज। अब आपने देखा होगा अमेजॉन प्राइम है, पसंद आया लोगों को, ये हॉटस्टार है, सब्सक्रिप्शन चालू हुआ, अब पसंद आया लोगों को, लेने लगे कि नहीं लेने लगे सब्सक्रिप्शन, क्यों लेने लगे? बार बार वही लेते हैं, हर साल के बाद रिन्यू कराते जाते हैं। तो ये क्या है? ये कस्टमर रिटेंशन है। अमेज़ॉन ने अपना कस्टमर बना लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, हर साल वो अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप लेता जाएगा। आप हॉटस्टार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हॉटस्टार ने अपना कस्टमर बना लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार आएगा, वो उसका सब्सक्रिप्शन लेगा। क्यों? क्योंकि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बात करते हैं हम स्कोप ऑफ कस्टमर रिटेंशन। नेचर ऑफ कस्टमर रिटेंशन आपको समझ में आ गया कि कस्टमर रिटेंशन का नेचर क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कस्टमर रिटेंशन। क्या आखिरकार स्कोप है? रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। दिस इज वन ऑफ द 4 मोस्ट बेनिफिट ऑफर्ड बाय कस्टमर रिटेंशन एज कंपनीज डो नॉट नीड टू रन मास वाइड मार्केटिंग कैंपेन्स। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। कस्टमर रिटेंशन की वजह से मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। ऑब्वियस है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, आपको पता है कि आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एड्स चलाइए या नहीं चलाइए, आप प्रमोशन करिए या नहीं करिए, वो आप ही के पास आएगा। सर्विंग द प्रेजेंट कस्टमर बेस इफेक्टिवली इज चीपर फॉर बिजनेस इन कंपैरिजन टू एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स के लिए आप अपना प्रमोशन करते हैं, एड्स चलाते हैं, लेकिन जो पुराना कस्टमर उसे पता है वो आपके पास ही आएगा। कंपनीज डू नॉट नीड टू टारगेट न्यू ऑडियंस इफ दे आर एबल टू एंगेज देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बेस फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉयल कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली बाय ब्रांड प्रोडक्ट्स वंस दे आर सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। अब देखिए, जो एक ब्रांड वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ को आप उठाइए, आप चलिए हम अगर स्पोर्ट्स वेयर की बात करते हैं, आप एडिडास की तरफ जाइए, आप नाइकी की तरफ जाइए, नाइकी के शूज़ आते हैं, आप देखिए, आप एडिडास के शूज़ आते हैं। अब जिसको वो पसंद है वो वही परचेज़ करेगा और कुछ परचेज़ ही नहीं करेगा। कोई भी प्रोडक्ट आएगा, कुछ भी आएगा, उसे शूज़ लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ वही परचेज़ करेगा, उसके अलावा दूसरा लेगा ही नहीं। तो इसे बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। मतलब कि एडिडास, नाइकी, रीबॉक या आप और भी कोई ब्रांड ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन का ब्रांड ले लीजिए, आप वन प्लस का नाम ले लीजिए, आप एप्पल का नाम ले लीजिए, सैमसंग का नाम ले लीजिए, इन लोगों ने कस्टमर रिटेंशन को बहुत अच्छे से समझा है और पूरी तरह से इस पर काम किया है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपने कस्टमर्स को जोड़ के रखा है। मतलब कि वो पता है कि वो कस्टमर आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास। आप सपोज़ मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उसको 1-2 साल से यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, बीच में ख़राब हुआ तो आपको विद इन टाइम पीरियड सही करा के आपको दे दिया गया, मतलब उसका जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो क्या होगा? आपको पसंद आएगा तो आप दूसरे लोगों को रेफ़र करेंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रिंग्स मोर रेफरल्स। ऑब्वियस है, आपको जो चीज़ पसंद आएगी आप अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने घर में बताएंगे कि हाँ यही फ़ोन लेना और कोई फ़ोन मत लेना। तो प्रोसेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन सपोर्ट बिजनेस बाय ऑफरिंग देम लार्ज नंबर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ रेफरल। कंपनीज मेंटेनिंग अ हैप्पी एंड लॉयल कस्टमर बेस आर एबल टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस ईजिली। बहुत ईजिली नया कस्टमर जुड़ सकता है। जो भी आपका कस्टमर बना हुआ है वो जाके 10 लोगों को बताएगा कि यही प्रोडक्ट खरीदो। सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू रेफर देयर ब्रांड प्रोडक्ट्स टू देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, इसके बाद आता है मोर फ्रीक्वेंट परचेजेस। अब कस्टमर रिटेंशन अब क्या है? वो बार बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, बार बार। अब कोई नया प्रोडक्ट, अब देखिए मोबाइल फ़ोन वाले क्या करते हैं, सैमसंग है या कोई भी ओप्पो है या आपका रियलमी है, एमआई है, जियोमी, क्या कर रहे हैं? हर दूसरे दिन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। आप देखिए हर दूसरे दिन नए प्रोडक्ट्स आते ही जा रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरे ही पास आएगा, हम कितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करें वो मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो फ्रीक्वेंट परचेज करता है वो। मतलब कि एक ही कंपनी का अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, आप बार बार आप खुद सोचेंगे। अब जैसे आपने मान लीजिए सपोज आप आईफोन यूज़ करते हैं, आप एप्पल वॉच परचेज करेंगे, आप इधर उधर किसी और वॉच की तरफ नहीं जाएंगे, आप आईपॉड्स, एयरपॉड्स यूज़ करेंगे। आपको लैपटॉप लेना होगा तो आप सोचेंगे एक बार ज़रूर कि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ तो क्यों ना एक बार iMac की तरफ चला जाए, मैकबुक की तरफ चला जाए, आप जाएंगे उसी तरफ। तो क्या होता है, बार बार आप परचेस करेंगे, उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करेंगे। कस्टमर रिटेंशन इनेबल्स बिजनेस इन मेंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स दैट मेक्स फ्रीक्वेंट परचेसेस।
It strengthens relations in between business and its customers, thereby building a sense of loyalty among them. Loyal customers explore various products of brand and buy them frequently. मैंने क्या बोला, जैसे कि कंपनीज अगर आपको पसंद आ गया और उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप कोशिश करेंगे बार बार कि हमको यही लेना है. दे आर इवन विलिंग टू टेक गुड्स एंड सर्विसेज इवन एट हायर प्राइसेज वंस दे आर सेटिस्फाइड ऑफ देयर क्वालिटी विच लीड्स टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर कंपनीज. कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको बहुत पसंद आया, कंपनी ने अगला प्रोडक्ट लॉन्च किया, हो सकता है बहुत महंगा लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि आपको उसकी सर्विसेज पसंद इस हद तक पसंद आ गई, आपने कहा जितना भी महंगा हो हम लेंगे तो यही लेंगे. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या होता है. हैंडल कंपटीशन. अब देखिए कंपटीशन भी कम होता है. क्यों? मार्केट में कई सारे और ब्रांड्स हैं, अब उसको कंपटीशन की टेंशन ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा. It is an effective tool available with companies for handling the challenges posed by their competitors in market. Customer retention enables corporations in developing strong bond with their customers that reduces the competition effect. अब आप कहेंगे competition effect कैसे कम करता है? अरे सपोज मान लीजिए एप्पल है, एप्पल के पास अगर 10 कस्टमर हैं तो 10 के 10 यहीं आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे. और दूसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं ओप्पो, ओप्पो के पास मान लीजिए 25 कस्टमर हैं. ठीक है, अब ये 10 के 10 यहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा 10 में से 2 इधर चले जाएं कि भैया हम ओप्पो ले लेंगे, जाएगा ही नहीं. वो ओप्पो वाला एप्पल की तरफ स्विच कर सकता है, लेकिन एप्पल वाला ओप्पो की तरफ जाएगा ही नहीं. लॉयल एंड हैप्पी कस्टमर्स एंगेजेस विद देयर ब्रांड फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड डू नॉट इजिली शिफ्ट टू अदर ब्रांड्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑफर्स प्रोवाइडेड बाय रेवलरीज. प्रोवाइड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अब देखिए ये क्या है, प्रोवाइड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अब जो आपका कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है वो एक तरह से आपसे समझ लिए कि आपके ब्रांड से इमोशनली अटैच हो चुका है. तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो आपको फीडबैक देगा, उसका ज़रूर बताएगा, कहेगा ये चीज़ सही नहीं है, आपको सजेशन देगा, आपको एडवाइस देगा कि आप इसमें ये इम्प्रूव करिए. तो एक तरह से ये कंपनी के बेटरमेंट के लिए भी है. कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को बनाए रखना, ये कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी है. कस्टमर रिटेंशन असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन गेटिंग बेटर सपोर्ट फ्रॉम देयर कस्टमर्स. व्हेन कंपनीज सर्व देयर क्लाइंट्स इन मोस्ट इफेक्टिव वे कंसिडरिंग देयर इंडिविजुअल वांट्स, कस्टमर्स ऑल्सो सपोर्ट देयर ब्रांड्स इन केस दे रिसीव पुअर सर्विस. मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई चीज़ ख़राब मिलेगी आप खुद बोलेंगे जाके उस कंपनी को कि ये ऐसा है, इसमें आप ये चेंजेस करिए, इसमें आप ये इम्प्रूव करिए, तो ये कंपनीज के लिए भी अच्छा है. सेटिस्फाइड कस्टमर्स प्रोवाइड मोर वैल्यूएबल फीडबैक. जो भी कस्टमर सेटिस्फाई है या लॉयल कस्टमर्स हैं वो फीडबैक देंगे, कंपनीज को बताएंगे आप इसको इम्प्रूव करिए. तो एक तरह से कंपनी के फ़ायदे के ही बात है ये. तो आप समझ गए, ये बात कर रहे थे हम स्कोप ऑफ कस्टमर रिटेंशन. अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग. इसको शुद्ध हिंदी में समझे तो रीपोजिशनिंग, किसी भी चीज़ की रीपोजिशन करना. प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है, उसको रीपोजिशनिंग कर दीजिए, मतलब कुछ भी उसमें हेर फेर कर दीजिए. जैसे आपने देखा मोबाइल फ़ोन कोई कंपनी लॉन्च करती है, उसने देखा कुछ नहीं ठीक ठाक बिक रहा है, तो नई तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाती, क्या बोल देगी, AI फोकस्ड कैमरा. ठीक है, कस्टमर को पता नहीं क्या है और बस बिकना शुरू. ये होता है रीपोजिशनिंग. कुछ भी प्रोडक्ट में हेर फेर कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना और उसको बेच देना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग. थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या होता है. प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन माइंड्स ऑफ टारगेट मार्केट. जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, इट सिंपली इन्वॉल्व्स अपडेटिंग द परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट फीचर्स. सिंपल सा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे कि हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है. Product repositioning. Product positioning defines how customers see product and compare it with competing products. Repositioning therefore alters the product drastically to make it more suitable and acceptable among current target market. अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, कस्टमर देख रहा है, मतलब कंपनीज वाले देखते हैं, जो उनका ब्रांड है, जो बना हुआ है, प्रोडक्ट है, बिक रहा है, एक एक चीज़ वो एक चीज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, अपने कंपटीटर से देखते हैं क्या प्रोडक्ट है. मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो भी बनाती हैं वो अपना कंपटीटर्स को ज़रूर देखती हैं कि वो क्या बना रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है. अब आप देख रहे होंगे सब जगह आजकल होड़ मची हुई है 5G की. अब जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी आने में अभी टाइम है, लेकिन एक होड़ मच गई है 5G. अब मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स, अब देखिए आप सब जो भी नए लॉन्च हो रहे हैं सब 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं. ठीक है, क्या है ये तरीका, ये है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के
थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बिकवाना, मतलब कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर दो, कस्टमर को पता नहीं हो कि ये है क्या, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा। इसे बोलते हैं रीपोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट इवेल्युएट्स द एस्टैब्लिश्ड पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू फाइंड आउट व्हाट ऑल अल्टरेशन नीड टू बी ब्रिंग, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिक सके। द चेंजेस में बी आइदर ब्रॉट इन टेंजिबल प्रोडक्ट इटसेल्फ, इट्स सेलिंग प्राइस और मैनी टाइम्स द प्रमोशनल कैंपेन्स, मतलब आप अपना प्रोडक्ट में खुद चेंज कर सकते हैं, उसके सेलिंग प्राइस में कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऑफर चला सकते हैं, प्रमोशनल कैंपेन्स चला सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आया तो ऑफर लगा दिया, है ना। यूज बाय ब्रांड्स फॉर रीचिंग दियर टारगेट्स, मतलब कि कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, रीपोजिशनिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं? प्राइस में चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, प्रमोशनल जो कैंपेन्स चलाते हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऑफर्स ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। रीपोजिशनिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द प्रोडक्ट पोजिशन फॉर ट्रैकिंग आउट वॉट इज वर्किंग एंड वॉट ऑल इज नॉट वर्किंग फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द फ्यूचर पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। एक एक चीज़ देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं कि क्या हमारा मार्केट में चलेगा और क्या नहीं चलेगा, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। अलग अलग रीजंस होते हैं प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग के, समझ लेते हैं कौन कौन से रीजंस हैं। सबसे नंबर 1 डिक्लाइनिंग सेल्स। आखिर रीपोजिशनिंग प्रोडक्ट की करी क्यों जाती है? अरे भाई, जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तभी तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करोगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, डिक्लाइनिंग सेल्स। सेल्स जैसे ही कम होगी आप ज़रूर सोचोगे अपने प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके बेचा जाए, कुछ भी करके आप उसमें मॉडिफाई करेंगे, ऑल्टरेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे और उसको बेचेंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है डिक्लाइनिंग सेल्स। द टॉप रीज़न फॉर प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग बाय ब्रांड इज व्हेन देयर सेल्स आर डिक्लाइनिंग और are unable to grab the attention of target audience. Whenever sales are dropping, it is must for companies to step back and find out what is wrong. The brand may need to refresh its identity for attracting the audience. Product repositioning done by Marlboro in early 1950s is a perfect example of repositioning taking place due to drop in sales. अब देखिए इन्होंने क्या किया था। मार्लबोरो आप सबको पता होगा, सिगरेट का ब्रांड है मार्लबोरो। 1920 में ये आया था, फिलिप मॉरिस इसके फाउंडर थे और 1920 में आया था। तब बेसिकली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये फीमेल्स के लिए ही सिगरेट्स बनाते थे। 1920 से लेकर 1950 तक इनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। इन्होंने तुरंत रीपोजिशनिंग करी अपने प्रोडक्ट की। इन्होंने बोला स्विच करो, अब चलते हैं मेल ऑडियंस की तरफ, और इन्होंने मेल ऑडियंस की तरफ लाना शुरू कर दिया। और धीरे 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 एक समय ऐसा आया जब ये नंबर 1 ब्रांड बन गया, मार्केट में छा गया। तो इसे बोला गया रीपोजिशनिंग। इंक्रीज कंपटीशन, दूसरा आता है हमारा इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ेगा, आप सोचेंगे अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं। सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट की सेल कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, बगल वाला दूसरा कोई और अपनी कंपनी खोल लेगा, आपसे अच्छी चीज़ें देने लगेगा उसी प्राइस रेंज में, तो आपको लगेगा ऑब्वियस है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने ब्रांड के बारे में। मैनी टाइम्स द ब्रांड में लूज इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर प्लेयर्स इन मार्केट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टिफ कंपटीशन। इट विल रिजल्ट इन लैक ऑफ ब्रांड्स परसीव्ड डिफरेंशिएशन इन पीपल माइंड्स कंपेयर टू इट्स कंपटीटर्स। सीधी सी बात है, नया कोई आएगा, आपका ब्रांड वैल्यू कम होगी तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए। कंपटीशन जैसे ही बढ़ेगा आप समझ जाइए हमें अब प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करनी चाहिए। तीसरा आता है टारगेट ऑडियंस नो लॉन्गर द बेस्ट टारगेट। क्या कहने का मतलब जो आपका ऑडियंस बना हुआ है अब वो आपके साथ नहीं है। अ ब्रांड में गो फॉर प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग व्हेन इट्स फाइंड आउट दैट इट्स टारगेट ऑडियंस इज नो लॉन्गर द बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। तो जो आपका टारगेट जो ऑडियंस था अब वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाइए आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है प्रोडक्ट में, रीपोजिशनिंग अब करनी चाहिए। अ ब्रांड नेम मार्लबोरो फ्रॉम ईयर 1920 टू अर्ली 1950s was focusing and targeting only on women audience। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, when they realized that women are not the most profitable one, then made a switch and start targeting male audience। बस मेल ऑडियंस को उन्होंने जैसे ही टारगेट किया धीरे धीरे नंबर 1 ब्रांड बन गया। फॉल्टी एग्जिस्टिंग पोजिशनिंग। अब मान लीजिए आपने कोई ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट का जो है रीपोजिशनिंग कर दी है, कोई आपने मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मान लीजिए सपोज आपका जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा, कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी बनाती है सेल्फी कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा मान लीजिए 48 मेगापिक्सल का, उन्होंने कहा नहीं हम बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 60 मेगापिक्सल। आपने
रीपोजिशनिंग कर दी। पता चला उसके बाद प्रोडक्ट्स आपका बिके ही नहीं, मतलब बिकना शुरू हुए लेकिन उस जो पहले बिकते थे उससे कम हो गया, मतलब आपकी सेल्स कम हो गई, तो इसका मतलब आपने पोजीशनिंग गलत करी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पोजीशनिंग हमारी गलत है। आप क्या करिए, वापस से उसको 48 मेगापिक्सल करिए या 60 मेगापिक्सल रहने दीजिए, कुछ और मॉडिफिकेशन कर दीजिए, कोई और चेंजेस कर दीजिए। तो इसका जो चौथा रीज़न है वो क्या है, फॉल्टी एग्जिस्टिंग पोजीशनिंग। द रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी माइट बी अडॉप्टेड बाय ब्रांड व्हेन इट्स एग्जिस्टिंग पोजीशन इज फॉल्टी सच दैट इट इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो मैंने बोला आपने चेंजेस किए अपने प्रोडक्ट में, हो सकता है कि आपको नए कस्टमर्स ना मिलें, तो इसका मतलब आपने जो चेंजेस किए हैं वो गलत है, तो आपको दोबारा से रीपोजिशनिंग करनी चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। फ्यूचर प्लान्स ऑफ कंपनीज प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन डिसाइडिंग द रीपोजिशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। दीज प्लान्स आर एक्विजिशन प्लान्स where business plans to acquire or to be acquired by someone else, their aversion plan where brand is expecting some major threats in future and need to handle them, and opportunity capitalization plan under which। देखिए फ्यूचर, अब ये क्या है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स कंपनीज अपने सब बना के रखती हैं। उन्होंने बोला कि हम आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, या वो सोचती है कि हमको कोई परचेज करेगा, कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा, हमें ही परचेज कर लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम रीपोजिशनिंग करते हैं ये सोचकर कि हमको एक इन्वेस्टर मिलेगा और हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं परचेज करे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग अच्छे ढंग से सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारा फ्यूचर प्लान गड़बड़ ना हो। चेंजेस इन मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ हैं, इनमें चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट की सेल जो है वो कम हो रही है, तो वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ दोज फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इन्फ्लुएंस देयर वर्किंग्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अनकंट्रोलेबल, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके हाथ में नहीं है, किसी बिजनेस के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ऑब्वियस है जैसे ही टैक्स बढ़ा आपका क्या होगा, सेल गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन नुकसान हो रहा है आपको। इसका मतलब आपको प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी या आपको उसका प्राइस वगैरह चेंजेस करने पड़ेंगे। सच फैक्टर्स आर चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आप देखिए, जो भी अभी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो क्या आ चुका है, सब जगह 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। तो अब जितने भी 4G वाले हैं धीरे धीरे अपने जो भी कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं 4G की तरफ धीरे धीरे बंद कर रही हैं, अब वो सीधे स्विच कर रही हैं 5G की तरफ। तो 4G सब जा रही है 5G, तो टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है आप समझ जाइए कि भैया अब हमें 5G की तरफ स्विच करना पड़ेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी। फील्ड एक्सटेंशंस, कोई एक्सटेंशन किया उन्होंने किसी प्रोडक्ट में कुछ किया, या प्रोडक्ट्स के और अलग अलग रेंजेस और अलग अलग वैरायटीज़ उन्होंने निकाली, लेकिन वो फेल हो गया। तो फिर वहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग किस तरह से करनी है। इसके बाद अगला आता है इवॉल्व प्रोडक्ट्स। कंपनीज ओवर द टाइम ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, रिफाइन देयर ओल्ड प्रोडक्ट, एक्सपेंड द बिजनेस एंड सो ऑन। दे ऑफर एडिशनल रेंज ऑफ बेनिफिट्स टू वाइडर ऑडियंस बाय डूइंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सब्सटेंशियल प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी विद विच द बिजनेस स्टार्टेड itself may no longer be effective over a long stretch of time period as brand change and adds various offerings। अब देखिए इवॉल्व प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वही जो अभी मैंने आपको बताया फील्ड एक्सटेंशन की बात करी, क्या किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी। ये भी हमारा प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उतना नया कस्टमर नहीं मिला, उतना प्रॉफिट नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि हमारी कहीं ना कहीं रीपोजिशनिंग गड़बड़ है। इवॉल्व प्रोडक्ट्स एक इसका मेन रीज़न हो सकता है, इसका मतलब हमें रीपोजिशनिंग सही करनी पड़ेगी। चेंजेस इन स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, कंपनी एक स्ट्रैटेजी बनाती है, बनाई, उन्होंने बोला हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन कुछ भी चेंजेस हुए या कुछ कस्टमर नहीं मिला किसी भी रीज़न से, ब्रांड की रीपोजिशनिंग उन्हें सोचना पड़ता है, अब हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। Whenever a company decides to bring significant changes in its strategic direction, the brand repositioning needs to be considered. Suppose a brand is product based, but now it is thinking to go into consultancy services. So all such type of big changes require brands to reposition itself। मैंने आपको बताया कोई भी अगर ये स्ट्रैटेजीज जो भी होते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, इनके अपने जो भी बनाते हैं, और उनको ऐसा लगा कि हमने चेंज किया जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट में सही से नहीं जा पाएगा, हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब है कि किसी भी ब्रांड को या कंपनी को रीपोजिशनिंग करना ज़रूरी हो जाएगा।
तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। आप रीपोजिशनिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स, आप मैकडोनल्ड्स है, आप उसकी केस स्टडी पढ़ सकते हैं। मैकडोनल्ड्स जब आया था स्टार्टिंग में बहुत कंप्लेंट्स आई थी उसकी, एक फैमिली रेस्टोरेंट था, बहुत कंप्लेंट्स आई थी, डिजिटल नहीं था, इसके साथ साथ और बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। मैकडोनल्ड्स ने धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट्स की रीपोजिशनिंग करी, है ना। और आपने देखा होगा जैसे आपका डोमिनोज़ है, आपने देखा क्या किया उन्होंने, उनका भी सेम, आप उनकी केस स्टडी पढ़िएगा, क्या था, धीरे धीरे जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं आया, क्या किया, रीपोजिशनिंग करी। क्या लिया, बोले 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा ले लो, डिलीवर कर देंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री। जैसे ही ये किया और आप देखिए ज़बरदस्त बूम आया उनकी सेल्स में, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में पूरा मार्केटिंग का एमसीक्यूज और मार्केटिंग आपका कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।